हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने छोटे से और प्यारे से परिवार में। दोस्तों, याद रखना, लोगों ने साथ दिया या ना दिया, उस पर कभी भी मत सोचना, क्योंकि जो सपने आपने देखे हैं, आपने जो ख्वाब देखे हैं, उनके लिए कोशिश सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो तुम क्या करते रहो, अपने सपनों के लिए हमेशा मजबूती के साथ क्या करते रहो, कोशिश करते रहो। और चलते हैं आज की हमारी क्लास के अंदर पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, दोनों के बीच में कब हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 10 मार्च 1930 को हुए, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931 को कब हुए थे गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर? हुआ क्या था दोस्तों, गांधी जी पहले क्या करता है, 11 सूत्री मांग पत्र है वो इरविन को भेजता है, और इरविन क्या करता है, इसकी एक भी मांग नहीं मानता। तब गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर क्या मांगी, रोटियां मांगी, बदले में मुझे क्या मिले, कंकड़ और पत्थर मिले। फिर गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च बोलते हैं या दांडी यात्रा बोलते हैं, वो क्या किया गया था, आंदोलन किया गया। किसको तोड़ने के लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया। उसके बाद क्या होता है, नमक कानून तोड़ने के बाद गांधी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता होता है। हाँ, आपने दे दिया जवाब, बिल्कुल सही। जिसने दे दिया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 मार्च 1931 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद क्या होता है, गांधी और इरविन के बीच क्या होता है, समझौता। और समझौते के बाद क्या होता है, गांधी जी इसको बोलते हैं कि जो कांग्रेस के नेताओं की आपने संपत्ति जब्त की है, वो संपत्ति वापस लौटाओ। इरविन ने कहा लौटा देंगे। गांधी जी ने कहा जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको छोड़ देंगे। जिन लोगों पर तुम नमक के ऊपर कर लेते हो, यानी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है वहां पर जो लोग नमक बनाते हैं, उन लोगों से आप कर लेते हो, उस कर को समाप्त करो। बोलो कर लेंगे। अब बताओ मेरे को क्या करना होगा? तो इसको कहता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तुम्हें कहां पर आना होगा, लंदन। तो याद रखना दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन 3 बुलाए गए थे, गोलमेज सम्मेलन 3 बुलाए गए थे। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए कौन जाता है आपका, गांधी जी जाता है। कौन जाता है, गांधी जी जाता है। कहां पर जाता है दोस्तों, लंदन जाता है। कहां पर जाता है, लंदन जाता है। और लंदन जब गया था तो ये SS राजपुताना जहाज से गया था। कहां, किसे, SS राजपुताना जहाज में सवार होकर गांधी जी कहां पर जाता है, लंदन जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो याद रखना दोस्तों कब हुआ था, 5 मार्च 1931। बार बार रिपीट होने वाला ये क्या है, आपका मोस्ट क्वेश्चन है। फिर चले प्यारे बच्चों, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का सीमांकन करने की सिफारिश की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष आपका फैजल अली, KM पनिगर, HN कुजरन, MC महाजन। तो बताओ दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? किससे की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो हमारे क्या थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे किसने सिफारिश की थी? तो दोस्तों याद रखना किसने की थी, फैजल अली ने। क्वेश्चन आ जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग याद रखना किसने की थी, तो किसने की थी, फैजल अली ने की थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। और याद रखना 1953 के अंदर भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? भाषाई आधार पर गठित, भाषाई आधार पर गठित राज्य आपका कौन सा था? तो भाषाई आधार पर गठित आपका राज्य कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सही कर दोगे ना आएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। एक बार वीडियो को आप सब क्या कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से करो। चले आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता में पहली बार गैर कांग्रेस, स्वतंत्रता भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी?
पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में। जल्दी से बताओ कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार कहां पर बनी थी? तो याद रखना प्यारे साथियों, कहां पर बनी थी? केरल के अंदर बनी थी। कहां पर बनी थी प्यारे साथियों? केरल के अंदर पहली गैर कांग्रेस आपकी क्या बनी थी? सरकार बनी थी। कब बनी थी पहली गैर कांग्रेस सरकार? तो याद रखना प्यारे मित्रों 1957 से लेकर 59 तक। रह जाएगा कि कब बनी थी? तो 1957 से लेकर 1959 तक पहली गैर कांग्रेस सरकार कहां पर बनी थी? केरल में बनी थी। केरल के अंदर काफी दर्शनीय स्थल भी है। केरल मुख्य आपका एग्जाम की दृष्टि से आर्मी वालों के लिए काफी मोस्ट है केरल याद रखना। केरल मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा नोट करते जाओ। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को। मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो गुरुजी केरल ने की, वेरी गुड। फिर याद रखना सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर माला मंदिर कहां पर है? तो प्यारे दोस्तों कहां पर है? केरल के अंदर। फिर क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? पूर्ण साक्षर राज्य आपका कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल के अंदर है साथियों। लिंगानुपात कहां पर है? केरल के अंदर है। याद रखना केरल का जो तट है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। मालाबार तट कहलाता है। और मसाले सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? केरल के अंदर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता ही रहता है। मसालों का बगीचा, मानसून का प्रवेश द्वार, सबरीमाला मंदिर, पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? और याद रखना जो केरल का तटीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है? तो आपका केरल का जो तटीय प्रदेश है वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? याद रखना मालाबार तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मालाबार तट कहलाएगा। आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो आप ज्यों ज्यों बड़ा हुआ अपनी सारी आदत छूट जाई। छुट्टी कौन छुट्टी, लेकिन एक आदत है वो बचपन लेके आप मरंगा बठे तक आपने कौन छूटा है? बताओ कौन सी? यदि हवाई जहाज ऊपर की जाएगी तो 100% है ऊपर न मुंडो पाड़ेगा। पाड़ेगा गुरुजी? एरोप्लेन चली जाए या हेलीकॉप्टर चले जा, चाहे छोटो टाबर हो, सारा ऊपर न मुंडो पाड़ेगा। बाकी 12 और आएंगे क्यों कहते गए यार? वो तो वो इतनी बड़ी देखी कि कोई दिन पहले तो पूछेगा तू देखी के बाद जहाज गई? वो कहो ना, अरे यार तू देखी को नहीं। और बाद में फेंकना चालू होगा, अरे यार इतनी बड़ी जहाज में तो पहली बार देखी है। और वो भाई जी मकाना कटती ही गई। एक बार तो मोदी टकरा सी गए। अगला हवा बढ़ान में तो माहिर ही बाद में ये कर लिया। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? वो तो बता दे जी। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह की कल मैंने बात की थी कि भारत सत्याग्रह क्या होता है कि अपना जो विरोधी होता है उस विरोधी को आत्मीय रूप से क्या करना? शुद्ध करना। और गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक जो अस्त्र था वो क्या था गुरुजी? सत्याग्रह था। क्या था? सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रमुख जो अस्त्र था वो आपका कौन सा था? तो याद रखना कौन सा था? तो याद रखना सत्याग्रह। गांधी जी दिखने में बहुत सुंदर था। प्राचीन भारत का सलमान खान हो नहीं गुरुजी? सुंदर तो सही होगी, लेकिन अब देखो हो क्या अपना परिवार में सौ मोटी समस्या क्या है? लुगाई हो चाहे कितनी काली, लेकिन वह फेरम लवली लगा की दौड़ी हो जा। हर जगह टाबर हो बिका कालो तो क्या खेगी? वो छोरो तो सुनो क्या थारे लेर गयो? अरे यहाँ कौन बेरो भैंस से तेरे लेर ही गयो है। पर फेयर लवली लगा कि वो चीकनी होगी भी को क्या करा? तो सत्याग्रह गांधी जी बहुत खूबसूरत था। गांधी जी सत्याग्रह तो याद रखना खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण और असहयोग। असहयोग, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद कौन सा गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था? तो याद रखना दोस्तों चंपारण। चंपारण आपका कहां पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? बिहार में पड़ता है। अहमदाबाद आपका कहां पर पड़ता है? गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। खेड़ा भी आपका कहां पर पड़ता है? तो आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। और असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में। अब देखो आपको मैंने हिंट दे दिया, अब आप जाओ कि पहला सफल सत्याग्रह पूछा इसने। सफल सत्याग्रह वैसे गांधी जी भारत आया था तो भारत आते ही इसने फर्स्ट जो सत्याग्रह किया था वो किया था वीरग्राम में।
वीरग्राम, वीरग्राम कहां पर पड़ता है? बनारस में। कहां पर? बनारस के अंदर इसने पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन वो क्या हो गया था? असफल हुआ था। और वैसे गांधी जी पहला सत्याग्रह कहां पर करता है? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां पर था? अफ्रीका में था। और जब ये अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहा था, तब इसके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इससे क्या कि मिलने भी गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने के लिए अफ्रीका भी गए थे। तो अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया, भारत आया 1915-16 के अंदर वीरग्राम के अंदर कर दिया। 1916 के अंदर वीरग्राम में किया, लेकिन ये क्या हो गया था? इसका असफल हो गया था। अब यहाँ पर क्या पूछा है? सफल सत्याग्रह। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? सफल सत्याग्रह पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका सही हो जाएगा चंपारण। देखो चंपारण कब करता है? 1917 के अंदर। 1918 के अंदर आपके कौन से करता है? तो 1918 के अंदर आपके अहमदाबाद और खेड़ा करता है। 1920 के अंदर असहयोग। कभी इनका क्रम पूछ ले, क्रम पूछ ले कि क्रम के अकॉर्डिंग इतिहास की घटनाओं को सुमेलित कीजिए। तो याद रखना, सबसे पहले चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद आपका कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों? आपका असहयोग आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार क्लास में शेयर कर दो। अरे कर दो, बुरी करेंगे मोटा टाबर कंजूस बहुत हुई है होंगे, और माला को नहीं हुई। माला दिलदार ही खाओ पियो नंगा ना हो। माला तो मस्त आदमी ही। आओ भाई, बात है ना, माला टापुर इतना बोला ही कि आज भी पटाखा और फूल झड़े की बात कराना तो सीधा होली और दीपावली पर चले जाए। ये जमाना का मैं बताओ। आओ बोलो टापुर और की हो है रियल में बहुत, मतलब कबूतरों भी बोला ही गुरु जी। मंडाव मोड़ गया कोई छोरी हांसली तो कोचिंग 3 घंटा थका देगा बैठी खड़े रही। बताओ ओटा घरा चले जाए घूम फिर के आओ बोलो टापर कटे मिला को आको अलाइनमेंट ढिलो ही रहे सीधा रहे कौन रहे हैं उम्र है कि कोई आवला मारवाड़ी कोई का बड़मा भी को नहीं आई। तो एक मारवाड़ी ने फांसी की सजा दी गई, तो जज भी बोलो कोई अंतिम इच्छा तो बता दो। मारवाड़ी बोलो पूरी कर देगा, साहब बोलो कर देगा। बोले मेरी जगह तू लटक जा। तो अल्लाह तो एकदम खतरनाक ही है। तो खेड़ा। अब देखो बात करते हैं चंपारण बिहार वाली। चंपारण बिहार के अंदर किसानों से क्या करवाई जाती थी? किसानों से नील की खेती, किसानों से नील की खेती करवाई जाती, नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, जिसको तीन गठिया पद्धति भी बोलते थे। पद्धति। अब इस नील की खेती में क्या होता था कि फसल 2 या 3 साल रेगुलर अंग्रेजों द्वारा फसल ले ली जाती थी, तो वो जमीन एकदम क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। किसान बुरी तरह से परेशान थे। तब किसान क्या करते हैं? राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राजकुमार शुक्ला को बोलते हैं। राजकुमार शुक्ला को कहा कि भाई साहब बात ऐसी है, अंग्रेज हमारी जमीन पर जबरन नील की खेती कर रहे हैं और 2 और 3 साल रेगुलर यदि ये खेती कर लेंगे तो जमीन तो बंजर हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या रास्ता है? हम क्या करेंगे? यहाँ पर बैठा बैठा सिर में मुक्का मारेगा। तो राजकुमार शुक्ला ने कहा रुको थारो भाई है। अभी राजकुमार शुक्ला क्या करता है? गांधी जी के नंबर देखता है इंस्टाग्राम पर। थारो भाई जोगेंद्र नहीं, थारो भाई राजकुमार शुक्ला है ना। और राजकुमार शुक्ला इंस्टाग्राम पर गांधी जी का देखता है और गांधी जी प्रोफाइल खोलता नहीं। गांधी जी के पास मैसेज किया कि भाई इस प्रकार की समस्या है किसानों के। गांधी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, आप भी आयो। और गांधी जी यहाँ पर आया, किसानों से मिला, किसानों की इसने समस्या देखी और ये डायरेक्ट खत भेजता है ब्रिटिश लोगों को कि भाई ये आप क्या करो, बंद करो। इस समय गांधी जी के कहने पर भारतीय सैनिक किसका सहयोग कर रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो गांधी जी की ये बात मान लेंगे। और याद रखना, गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? नील की खेती करना बंद कर दिया। फिर अहमदाबाद के अंदर क्या था? यहां पर मील मजदूर आंदोलन था। मील मजदूर आंदोलन था। मील मजदूर आंदोलन था। और दोस्तों मील मजदूर यानी फैक्ट्री के अंदर एक समस्या होती है कि मालिक और मजदूर इन दोनों के बीच कभी नहीं बनती। मालिक चाहता है कि कम पैसे पर ज्यादा काम करो और मजदूर सोचे कि मकरागिरी करा नहीं रही और पैसा बढ़िया मिले। दोनों आपस में वजन गुणा रही, दोनों आपस में टकराई डाल रही। तो दोनों के बीच लड़ाई होगी। किसके बीच में? मालिक और मजदूर के बीच में। यहां पर मालिक और मजदूर दोनों
आपस में लड़ रहे थे। मालिक बोल रहा था मैं आपको 20% बोनस दूंगा, मजदूर बोला भैया चल रही गुनिया घरा टाबर भी ही 50% दो तो काल आवागा नौकरी पर है, नहीं ओ तेरी नौकरी पकड़ो आपा तो पोवान है। अब समस्या बड़ी हो गई, मालिक और मजदूर दोनों के बीच तनाव। गांधी जी को बुलाया, गांधी जी आया और गांधी जी ने देखा और गांधी जी बीच का रास्ता अपना देता है। गांधी जी बोलता है 35% के ऊपर फिक्स करो, इधर से 15% इसको फायदा हो गया, इधर से इनको फायदा हो गया, दोनों को 15-15% का फायदा, और गांधी जी का काम क्या हो गया, सफल हो गया। खेड़ा के अंदर क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था दोस्तों, क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ जाएगा तो किसानों से टैक्स लिया जाएगा, किसान कहां से देंगे टैक्स, तो किसान क्या करते हैं, गांधी जी को बुलाया, गांधी जी वापिस गया। गांधी जी का ये जब ब्रिटिश लोगों को बताया कि भाई ये गलत बात है आपकी, इसको हटाओ, तो खेड़ा के अंदर भी किसानों का क्या कर दिया जाएगा, कर है वो माफ कर दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर चलाता है ये असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर भारतीय सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया। गांधी जी को सेना में भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, गांधी जी को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते। राजनीतिक अधिकार इन कौन दिया, तो गांधी जी बोलते हैं गलत किया है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और गांधी जी क्या करता है, असहयोग आंदोलन। साथ साथ में गांधी जी को असहयोग आंदोलन करने के पीछे कारण भी मिल गए, जैसे रोलेक्ट एक्ट मिल गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिल गया, फिर आपका एक वो था ना आपका खिलाफत आंदोलन मिल गया, जलियांवाला बाग मिल गया, रोलेक्ट एक्ट, ये 3 घटनाएं मिल गई गांधी जी को। लेकिन फिर क्या होता है, असहयोग आंदोलन वापस कब लेता है, 4 फरवरी 1922 की बात है। 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना होती है, चोरी घटना होती है। और चोरी घटना के बाद गांधी जी क्या करता है, इस असहयोग आंदोलन को क्या करता है, वापिस ले लेता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। चला, छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहले तो जय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके उत्तराधिकारी शाहजी, रामदास, संभाजी, कौंडदेव। जल्दी से कमेंट करो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि अभी इनकी तिथि भी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य इन्होंने खड़ा किया था। वो कहते हैं ना कि लुगाया के लिए तो महल सही बनास की ही, लेकिन अपनी मां के लिए साम्राज्य खड़ा करने वाला एकमात्र बंदा था। वो कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज। अपनी माता के कहने पर अपनी माता के लिए पूरा साम्राज्य खड़ा कर देता है। दक्षिण भारत के अंदर हिंदू साम्राज्य की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। ये शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जैसे नाम है वैसे इसकी कदकाठी नहीं थी। ये अब जो हमारी हिंदी फिल्मों में राजपाल यादव आता है, देखने में करने में बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन बताते हैं शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक ताकत होती है इसके पास ही। ये 1.5 किलो का है ना, ये 1.5 किलो का, ये हमेशा लोडेड नहीं रखता था। जहां कहीं पे भी मौका मिलता था दिमाग से लोगों को ये मारता था, अपने विरोधियों को। तो कौन था, याद रखना कौन था, उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी। शाहजी कौन थे, इसके पिता रामदास, इनके गुरु। कौंडदेव इनके कौन थे, दादा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म होगा 1630 के अंदर। 1630 के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु कब होगी, 1680 के अंदर होगी। कहां पर होगी, रायगढ़ के अंदर होगी। जन्म इनका कहां पर हुआ था, शिवनेर के अंदर। शिवनेर के अंदर इनका क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1680 के अंदर होती है। माताजी इनकी कौन थी, जीजाबाई। माताजी कौन थी, जीजाबाई। और याद रखना औरंगजेब के समय, ये क्वेश्चन आया था आपका, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में स्वतंत्र राजा कौन थे आपके, शिवाजी थे। और याद रखना औरंगजेब की ओर से कौन आया था, औरंगजेब की ओर से आया था मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह और एक तरफ आपका कौन था, शिवाजी, शिवाजी, और दोनों के बीच संधि होती है, कौन सी होती है, 1665 के अंदर पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में, किसके बीच हुई थी, शिवाजी महाराज और औरंगजेब। औरंगजेब की ओर से कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह, जो हमारे राजस्थान से थे, कहां से थे, अपने राजस्थान से ही थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह थे आपके। शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता है कि शिवाजी महाराज एक बार किसी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाते हैं और थक जाते हैं। तो बुरी तरह घायल और थक जाने के बाद ये जंगल के अंदर किसी बुढ़िया के घर पर जाते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं कि मैया जल्दी से कुछ खिलाओ, बहुत भी भूख लगी है। तो उसने देखा कि भाई ये वस्त्र तो पहने हुए है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के जैसे, तो वो बोलती है रुको बनाती हूँ। और उसने क्या किया, खिचड़ी बनाई। अब खिचड़ी बनाकर शिवाजी महाराज को दे दी। अब शिवाजी ने जो खिचड़ी दी तो इका तो डकलान सी सूझ रही, अफान भी तो डकलान सूझे, कोई भूखा मरता रहा और अपना के कोई दर्द ना, आपा बिना देखे ठंडो है तब तो है गरम है, झपकी पड़ा भी पर। शिवाजी ने भी वही किया, शिवाजी भी बिना सोचे समझे खिचड़ी को बीच के अंदर हाथ डालता, हाथ डालते उसका हाथ जल गया। जलते ही बूढ़ी मैया बोलती है कि बेटा देखने से तो तुम बहुत बुद्धिमान लगते हो, लेकिन तुम हमारे शिवाजी महाराज के तरह मूर्ख लगते हो मेरे को। उन्होंने कहा क्यों मैया, शिवाजी महाराज ने ऐसी क्या गलती कर दी। वो बोलता है कि जिस प्रकार तुमने चारों तरफ की किनारों की खिचड़ी नहीं खाई जो ठंडी थी, तुम क्या करते हो बीच से खाने का प्रयास कर रहे हो, उसी प्रकार शिवाजी महाराज क्या कर रहा है, छोटे छोटे दुर्गों को तो जीत नहीं रहा और मुगलों की जो बड़े किले हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, धावा बोल रहा है और अपनी शक्ति क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये बात शिवाजी के समझ में आ गई और उसके बाद शिवाजी क्या करता है, मुगलों के छोटे छोटे दुर्ग जीतना शुरू कर देता है। एक बार ये जंगल में जा रहा था, जंगल में जा रहा था तो कोई बुढ़ी मैया थी, वो बुढ़ी मैया फल तोड़ रही थी। तो उसने क्या किया, आम के पेड़ के पत्थर मारा, पत्थर शिवाजी के सर पर लगा। शिवाजी बोले अरे कौन सो मारियो। बुढ़ी मैया बोली बेटा मैं हूं और बुढ़ी हूं तो मेरे से ऊपर चढ़कर तो तोड़ा नहीं जाएगा, तो मैं बाठा की मार की कर लियो इन तोड़े ही पण के वो 13 लाख को आपा भी छोटा जना बोरिया तोड़ता जना, यही होता पहला भी को ऊपर लकड़ी बाठा बेड़ा कर वो करता। और जब जोर किसी की आती, आंधी आती जना भी के नीचे भूल बड़ा कम चला जाता कि एक ऊपर क्यों गया और सिर को ऊपर पड़ता है पट 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 पड़ता जना भूलिया आ जाता। तो शिवाजी बोलता है कि आपको दिखाई नहीं देता, तो वो बोलती है बेटा मैं बुढ़ी हूं तो क्या करूंगा। तो शिवाजी सोचता है कि यार ये बुढ़ी मैया के ये पेड़ ही जब इतने दर्द सहन कर सकता है, पत्थर की चोट सहन कर सकता है, तो एक आदमी है। शिवाजी महाराज उसको क्या करता है, अपने बैग से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वो दी कि ये ले बूढ़ी मैया अपना जीवन यापन अच्छे से करना। ये थे हमारे शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पास औरंगजेब ने अफजल खां को भेजा था और अफजल खां जब इसके पास आ रहा था तब अफजल खां की पत्नियां थी, उन पत्नियों को 64 पत्नियां थी अफजल खां की। उसने कहा था कि शिवाजी महाराज के साथ मत लड़ना, उसके साथ लड़ोगे तो आप मारे जाओगे। बताते हैं कि अफजल खां इतना घबरा गया कि शिवाजी के लिए अभियान पर चलेगा उससे पहले अपनी सब पत्नियों को क्या करेगा, कुएं के अंदर ढकेल देगा और उनको क्या कर देगा, मार देगा। अफजल खां जब शिवाजी के पास आया तो इसको मारने की क्या बनाता है, योजना बनाता है कि इसको कैसे करके मारा जाए, क्योंकि उनके दोनों की मुलाकात होनी थी तो उसने योजना बना रखी थी कि जैसे ही शिवाजी मिलेगा गले मिलते ही चाकू रोक दिया जाएगा। लेकिन शिवाजी इससे एक कदम आगे था। शिवाजी नीचे अपना क्या पहन के जाता है, कोट पहन कर जाता है ताकि चाकू शरीर के अंदर ना घुस सके, और हाथ के अंदर बाघ नख पहन कर जाता है, बाघ के नाखून से बना हुआ। अब बताते हैं कि बाघ के नाखूनों से जो बाघ नख बना हुआ था उस बाघ नख से अफजल खां की आंतड़ी बाहर निकाल लाया था। ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका ये किया था, अफजल खां को इसने मार डाला था। फिर पुरंदर की संधि होगी, कब होगी, 1665 के अंदर। और शिवाजी क्या करता है, इस संधि के तहत कहां पर जाता है, औरंगजेब के पास जाता है। फिर औरंगजेब की जेल से ये छूटकर वापिस आ जाता है। तो ये तो हमारे कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, याद रखना। और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी कौन थे, तो कौन थे, इनके पुत्र संभाजी थे। रह जाएगा याद। अपनी जिंदगी है ना भाई एक कुल्फी की तरह, वेस्ट करो या चेक करो, खा लो भी एक ही बात है कि या तो बिन वेस्ट कर लो
या चख लो। उसी प्रकार हमारी जिंदगी है, या तो उसको टेस्ट कर लो, नहीं वो वेस्ट तो अपने आप हो रही है, तो अपनी जिंदगी को क्या करो, टेस्ट करो आप, ऐसे ही वेस्ट है मत करो। चला आगे, आगे चलो भाई। और रीजनिंग को आगो एक बार आओ। निम्न में श्रेणी का अगला पद होगा, तो इस श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा बताओ भाई। श्रेणी का अगला पद क्या होगा, 5, 25, 125, 625, 31, 25। याद रखियो हम क्या कर रखी है, 5 को स्क्वायर कर रखे, 5 इंटू 5 25 आएगा। 25 ना ओजू कह गुणा कर दिया 5, बाद में 125 ना ओजू कह गुणा कर दिया 625, और 31 25 ना ओजू क्यों गुणा कर दिया 5। तो देख लो 31 25 जगह होगा बात हरी सही हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 55 25, 2 5 दूनी 10, 2 5 1 6 5 3 15, 16,625। बिल्कुल जिसने 16,625 दिया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 31 25 सही हो जाएगा। कल एक हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसके अंदर मैंने आपको 10 बता दिया था, वो 10 नहीं होगा, वहां पर कौन सा होगा, 9 होगा। शायद इस प्रकार का क्वेश्चन था, 5 बीच बरक्स का था कि दोनों तरफ से 5 नंबर पर आता है, उसके अंदर 9 होगा दोस्तों, सॉरी तो 9 होगा, उसमें देख लेना। और इसके अंदर कितना हो जाएगा, 15,625। ओके चले आगे। आओ ये देखो, यदि किसी कोड में आपका डॉटर है, उसको ट्रेड बुक लिखा जाता है, तो एप्टीट्यूड का कोड क्या होगा। तो देखो जो आपका डॉटर है, डॉटर को क्या लिख रहे हैं, ये ट्रेड अप लिख रहे हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है आपके दोस्तों, जो पहले के 3 शब्द हैं, सॉरी लास्ट के है ना, हाँ लास्ट के जो 3 शब्द हैं वो तो क्या दे रखे हैं, पहले नंबर पर दे रखे हैं। उसके बाद जो 4 1 2 3 4 5 है वो 2 नंबर पर दे रखे हैं। तो याद रखना, पहले लास्ट के 3 तो 1 नंबर पर दे रखे हैं, और पहले 5 2 नंबर पर दे रखे हैं। तो यहां पर भी यही होगा कि लास्ट के 3 है वो तो 1 नंबर पर दे आ जाएंगे, और फर्स्ट है वो आपके 5 है वो लास्ट में आ जाएंगे। APTI, तो देख लो ये कौन सा है क्या ऐसा, UDE APTIT आ गया नहीं आपका B, तो इसमें क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दोस्तों नॉर्मल है रीजनिंग, ज्यादा इतनी हार्ड नहीं है। कि इसके अंदर क्या रखा, पहले 3 शब्द है वो तो क्या कर, सॉरी पहले 5 है वो तो लास्ट में दे रखे हैं, और लास्ट के 3 है वो पहले नंबर पर दे रखे हैं, वही हो जाएगा। ये तो 3 पहले आ जाएंगे और ये 5 क्या आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। तो UDE APTIT ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ गुरु जी चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी है वो क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि नेपाल की राजधानी क्या है, ये आप बताओ भाई। कोई गलत नहीं करोगे, गलत कर देगा तो देख लियो, गलत करता है तो लात पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि शेर जब जख्मी होता है तो डरता नहीं है बल्कि और खतरनाक हो जाता है। तो आपको भी वही करना है, दिन ब दिन आपको खतरनाक होते जाना है। मुझे खतरनाक तो मैं हाई मन बेरो कसा खतरनाक हो। रात में मम्मी आए कहते जा बेटा बारों पानी को जग भर की ले, मम्मी आई क्या काम मत खाएगा, होता है ना। बताओ जल्दी से, नेपाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी। काबुल किसकी है, सर अफगानिस्तान। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। थिम्पू किसकी है, भूटान की सर, वेरी गुड। इस्लामाबाद ये सर पाकिस्तान की है, नोट कर लो। बहुत अच्छे प्यारे दोस्तों, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, थिम्पू भूटान की, काठमांडू नेपाल की, काबुल किसकी है, अफगानिस्तान की। किसकी है दोस्तों,
अफगानिस्तान की। चले आगे, आओ इधर। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस, सहायक संधि, डलहौजी की गोद निषेध नीति। जल्दी सी बताओ भाई, जल्दी सी कमेंट करो क्या होगा। देख रहा हूं मैं आपको, जल्दी से कमेंट करो और क्लास में जाके शेयर कर दें। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस भी सही था आपका, सहायक संधि भी थी, डलहौजी की गोद निषेध नीति, अर्थात ये सब सही हो जाएंगे। गाय और सुअर की चर्बी लगे तो ये तो क्या थे? तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण कौन सा था? तो गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस। ये कारतूस कहां पर बनते थे? तो मित्रों याद रखना, मेरठ के अंदर। कहां पर बनते थे मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कहां पर बनते थे? मेरठ के अंदर बनते थे। सहायक संधि याद रखना 1798 के अंदर सबसे पहले हैदराबाद के किसने की थी? निजाम ने की थी। सहायक संधि के अंदर क्या था? सहायक संधि करने वाला कौन था? तो सहायक संधि की थी वेलेजली ने। किसने की थी? वेलेजली ने की थी। किसने की थी प्यारे बच्चों? वेलेजली ने की थी 1798 के अंदर। किसके साथ? हैदराबाद के निजाम के साथ। इसमें होता क्या था? वेलेजली जो अंग्रेज अधिकारी था वो छोटी छोटी रियासतों को बोलता था, यदि आपको अपने पड़ोसी रियासतों से खतरा है तो आप हमसे क्या ले सकते हो? मदद ले सकते हो। हम आपकी राजनीति में किसी प्रकार का भाग नहीं लेंगे, आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे सहयोग लेना शुरू कर दिया अंग्रेजों का छोटी छोटी रियासतों ने, तो ये राजनीति के अंदर भी क्या कर लेंगे? भाग लेने लग जाएंगे। फिर डलहौजी की गोद निषेध नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन लेप्सेज नीति। लेप्सेज नीति, डॉक्ट्रिन लेप्सेज की नीति। इसमें क्या था? इसमें डलहौजी का था कि किसी दत्तक बोलते हैं गोद लिए हुए बच्चे को आप अपना क्या नहीं बना सकते? उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो डलहौजी आपका था। इसको क्रांति का उत्तरदायी गवर्नर भी मानते हैं। क्रांति का उत्तरदायी गवर्नर भी कौन था आपका? तो क्रांति का आपका उत्तरदायी गवर्नर भी मेरे प्यारे बच्चों कौन सा था? डलहौजी था आपका। और डॉक्ट्रिन लेप्सेज या दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को अपना राजा नहीं बना सकते, ये भी डलहौजी की नीति थी। सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ वेलेजली ने की थी। गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस मेरठ के अंदर बनते थे। ये क्रांति का क्या बने थे? आपके तात्कालीन कारण बने थे। देखो बच्चों, सासर का मायने बुहन है, जितनी मर्जी चाहे आपकी सासू ने माजी हाँ मम्मी जी कर ले, लेकिन जक दिन गांव चलेगी, जक दिन जाता नहीं खेगी बूढ़ी डैंडती माली डैंडती, कोई काम की कोने बूढ़ी, कोई काम की कोने। आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई, मम्मी जी। और आजकल की डोगरी भी बहुत होशियार है, कम कोने। कोई पड़ोसन आ गई और पड़ोसन आता नहीं, भूखी बढ़ाई करनी चालू कर देंगी। भाई महारत तो भूखे गाय है, काम तो पानी की नहीं पियो या चाह बहुत स्वाद बनाओ भाई। एक बार तो हाथ की चाय पीवा के ना भांड पीनी पड़ेगी। आज चाय की बनावे मार तो कोई बनाओगे ना, मार तो छोरा का पापा जी की चाह हुई रंजी, अरे कि बुढ़ा चढ़ा की चढ़ा की हर चाह बनवा देगी। होता है नहीं होता? थरसा कभी हो गया कोई ऐसा का बताओ। चला आगे। ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 15, 19, 29, 32। जल्दी सी कमेंट करो कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। आपके सामने है क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी सी क्या करो, इसका आंसर दो कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया। तो किसमें किया गया प्यारे साथियों? जिसने भी सही बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में? 29, 1 और 2 के अंदर इसका उल्लेख किया गया। 19 के अंदर क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे आप कहीं पर सभा कर सकते हो, कोई अपना संगठन बना सकते हो, कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो, कहीं पर व्यापार कर सकते हो, आप बोलने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता आपको कौन देता है? 19 देता है। 32 आपका कौन सा है? संवैधानिक, क्यों बाबू जी? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका कौन सा है? तो याद रखना प्यारे साथियों, कौन सा है? 32 है। और ये जो आपका 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। तो अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो याद रखना किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को कहा था। ओके प्यारे साथियों, चले आगे। यदि वो बता दो गुरुजी, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या संबंध होगा? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करो भाई। देखो, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है तो ए का बी से क्या संबंध होगा? माता की जगह मामा करना भाई, मामा। टाइपिंग में गलती होगी, माता की जगह क्या करोगे? मामा करोगे। अरे आप बता दो जल्दी सी, बताओ गुरुजी, है बताओ। अरे क्या हो जाएगी? है बिना तो याद रखना, जिसने भी बै बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? मामा होगा। क्या होगा? मामा होगा। तो याद रखना, ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा? आपका मामा हो जाएगा। सही है क्या गुरुजी? मामा हो जाएगा। निकाल लियो ना आप। तो जिसने भी बै बताया है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओ यार इन गाला है वो, और निकल निकल के भाग रहा है मेरी यारो। आ जाओ, चलो आ गए। ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है, बताओ भाई, वो बता दो गुरुजी। यदि MUSICAL को KWQKA CG के रूप में लिखा जाता है तो SPRINKLE को कैसे लिखा जाएगा? तो बताओ दोस्तों कि आपका MUSICAL को KWQKA CG के रूप में दर्शाया जाता है तो SPRINKLE को कैसे लिखा जाएगा? कॉपी पेन लो और बताओ कैसे लिखा जाएगा। बताओ गुरुजी, कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ABCD लिखो, है GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख लो। 1 2 3 4 5 फिक्स। गली नंबर 7, हाउस नंबर 8, घंटी बजाई। I 9 J 10, काड़ू 11 को, बंदर की पूंछ 12 हाथ की, माई नंबर 13 14, ओ तेरी की 15, पप्पू 16 को क्वीन 17 की। रसम कर दी सगाई की कितना में? रसम में 18, सगाई कर दी 19 की। बाद में सगाई करे बाद में ब्याह को 20 मैच खेल लियो। और 21 साल 22 V की 22, W 23, 24, 25 और 26। आप बता दो, देख लो M कितने पर है आपका? 13। U आपका कितने पर है? 21। फिर आपका देख लो S कितने पर है? तो S आपका कितने पर आ रहा है? तो S आपका 18 पर आ रहा है। I आपका कितने पर आ रहा है? 9 पर। C कितने पर आ रहा है? 3 पर। A 1 पर। L आपका कितने पर? 12 पर। तो आपका K कितने पर आ रहा है? तो K देख लो कितने पर आ रहा है? 11 पर। W आपका कितने पर आ रहा है? सर 23 के ऊपर आ रहा है। तो Q आपका कितने पर आ रहा है? Q आपका कितने पर आ रहा है? 17 पर आ रहा है। K आपका वापिस कितने पर आएगा? 11 पर आएगा। A आपका 1 पर। C आपका 3 पर आ जाएगा। J आपका वापिस कितने पर आ रहा है? तो J आपका कितने पर आ रहा है दोस्तों? 10 के ऊपर। तो इनमें देख लो दोस्तों क्या हो रहा है। पहले के अंदर क्या हो रहा है? पहले में 13 है, 11 मतलब माइनस इसके अंदर 2 कर दो। फिर 2 21 आ रहा है, 23 प्लस
प्लस 2 कर दो। फिर दोस्तों आपका कितना आ रहा है, 3 पर 9 आ रहा है 11, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और उधर कितना आ रहा है 3 के ऊपर KW, फिर 18 आ रहा है, और आपका क्यों 3 पर S, और क्वीन कितने पर है भाई, 17 के ऊपर है, और S आपका S 18। तो 3 नंबर आपका देखो दोस्तों कितना 23 और 18 के ऊपर आ रहा है आपका। तो इसके अंदर वापिस कितना हो जाएगा, -2 +2 -2 +2। ये इसके अंदर आपका क्या चला हुआ है दोस्तों, क्रम चला हुआ है आपका। किस प्रकार कर लोगे तो -2 +2, फिर ये क्रम आपका रेगुलर चलता रहेगा, ये क्रम आपका रेगुलर चलता रहेगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपका जब ये करोगे आप, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 -2 +2 -2 से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे चले, निम्न में से निम्न की जोड़ी बनाइए। तो निम्न की जोड़ी बनाइए, कौन सा है, कौन सी नदी पर है, जबलपुर है वो रावी नदी पर है, पेरिस नर्मदा पर है, लंदन टेम्स पर है, लाहौर सीन पर। तो इनकी क्या बनानी है, जोड़ी बनानी है। तो जबलपुर आपका किस नदी के ऊपर होगा, तो जबलपुर आपका दोस्तों याद रखना किस नदी पर होगा, नर्मदा नदी पर होगा। पेरिस दोस्तों आपका किस नदी पर होगा, लंदन नदी के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना पेरिस, सॉरी दोस्तों, पेरिस आपका किस नदी पर होगा, सीन नदी पर। पेरिस किस पर होगा आपका, सीन नदी के ऊपर हो जाएगा। पेरिस किस नदी पर हो जाएगा, सीन पर। आपका लंदन आपका टेम्स बिल्कुल सही है। लाहौर आपका किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों, रावी नदी पर। रह जाएगा याद कि जैसे जबलपुर है आपका, जबलपुर है आपका, जबलपुर तो किस नदी पर हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। फिर आपका पेरिस दे रखा है, तो पेरिस किस पर हो जाएगा, फ्रांस पर हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों लंदन दे रखा है, लंदन आपका बिल्कुल सही है, किस पर, टेम्स पर हो जाएगा आपका। फिर आपका लाहौर दे रखा है, तो लाहौर आपका किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। नोट कर लो इसको, जल्दी सी करो, जल्दी सी नोट। चला आगे, आओ। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, व्यास नदी। तो याद रखना नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है, व्यास नदी आपकी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, वहां से निकलती है। महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। अमरकंटक आपका MP में पड़ेगा। लूनी नदी आपकी कहां से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से, राजस्थान से, अजमेर राजस्थान से निकलती है। और मित्रों जो आपका साथियों आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लूनी। इसको खारी और क्या कहा जाता है, मीठी नदी। खारी और मीठी नदी भी आपका किसे कहा जाता है, खारी और मीठी नदी किसे कहा जाता है, तो याद रखना किसे कहा जाता है, लूनी नदी को। चलिए आगे, ये रहा झूम कृषि, अभी भी कहां प्रचलित है, झूम कृषि। याद रखना झूम कृषि का दूसरा नाम होता है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कौन सा होता है, स्थानांतरित कृषि होता है। कहां पर होती है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या सभी। तो याद रखना सभी में होती है। स्थानांतरित झूम कृषि है आपकी वो पूर्वी भारत के अंदर, कहां पर, पूर्वी भारत में होता है। होता क्या है कि जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपका क्या है, पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, पेड़ पौधे हैं आपके, वनस्पति है यहाँ पर। इस वनस्पति को क्या किया जाएगा, पहले तो इसको काट लिया जाएगा, पहले इसको काट लिया जाएगा, पेड़ पौधों को काट देंगे। पेड़ पौधों को काटने के बाद जो ये वनस्पति है, वनस्पति बच गई आपकी, इस वनस्पति को क्या कर देंगे, जला देंगे। जला दिया, जलाने के बाद जो राख हो गई, वो राख आपकी क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। खाद बनने के बाद लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हल से क्या कर लेंगे, इसको जोत लेंगे। ये आपकी क्या कहलाती है, झूम या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसको जलाओ, काटो कृषि भी कहा जाता है। क्या कर देंगे, पहले तो क्या करेंगे, पेड़ों को काट लेंगे, वनस्पति बची उसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या किया जाएगा, उस जगह को
साफ कर लेंगे, जो राख है वो खाद के रूप में काम में आएगी। और याद रखना फिर हल से क्या कर लेंगे, इसको जोत लेंगे। तो ये आपकी झूम कृषि होती है, ये याद रखना मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर अर्थात पूर्वी भारत के अंदर ये आपकी की जाएगी। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो कर्क रेखा याद रखना किस देश से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो याद रखना कहां से नहीं गुजरेगी? पाकिस्तान से नहीं गुजरती है दोस्तों। और भारत के पड़ोसी देशों में यदि चीन आ जाए तो याद रखना चीन से भी ये गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, यूएई से भी ये आपकी क्या करेगी, गुजरेगी, मेक्सिको से भी आपकी ये गुजरती है दोस्तों, याद रखना। और कर्क रेखा याद रखना, कर्क रेखा भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों से जाएगी, भारत के 8 राज्यों से जाएगी और भारत को दो भागों के अंदर क्या करेगी, भागों में क्या करती है, ये बांटती है। तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी? आपकी कर्क रेखा। कितने राज्यों से जाएगी? 8 राज्यों से ये जाती है। याद रखना देशों की बात करें तो पाकिस्तान से ये नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसा आपका एसएससी और आर्मी पूछती है कि कर्क रेखा निम्न में से किस शहर से नहीं जाएगी, तो किस शहर से नहीं जाएगी? पाकिस्तान से आपकी नहीं जाएगी, म्यांमार से जाएगी, बांग्लादेश। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये याद रखना आप। 8 राज्य कौन से है? राम झा के 6 पंगु मीटर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मिजोरम और दोस्तों त्रिपुरा। ये प्यारे साथियों आपका क्या हो गया, 8 राज्य हो गए। क्वेश्चन आता निम्न में से कौन से नहीं जाएगी, तो याद रखना 8 से गुजरती है। राजस्थान, झारखंड, एम से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिमी बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और तरह से किसका, त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से गुजरती है। रह जाएगा यार कि कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से, 8 के। बीचों बीच कौन सी जाती है भारत के? कर्क। 2 भागों में कौन सी भारतीय कर्क रेखा? निम्न में से किस देश से नहीं जाएगी, तो याद रखना पाकिस्तान से नहीं गुजरेगी। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। फिर चला अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रोग रिकेटस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी, तावड़ाऊ, अंडा उंडा खाना भी हो क्या, अंडा मछली, ये विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस जो रोग होता है उससे अंग का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? त्वचा होगी, केस, बाल, अस्थि होंगे, रुधिर होंगे। कौन सा होगा? सिर का बाल, केस किंग आता है कि बाल जुई चावला है, एडी तक बाल लटकी, अरे बावली झालरे, ई केस किंग हुई, बाल लंबा हुई या गंजा कौन दूर होवे तो तेरे भरतार का कर ले। भरतार को सिर है वो तो एयरपोर्ट बन रहे है, चाहे भी के ऊपर एरोप्लेन उतार लो, भी के ऊपर ही हाथ फेर ले, भी पर तेल लगाया कर देखो, भी केवरो भी या जे भी कोई गंजापन दूर हो जा। ये क्या करते हैं, बावड़ा बढ़ावी अपन, और आपा क्या करा, केस किंग लगाओ कि बाल गेट आउट आ जाएगा, एक बार चलेगा तो कोई नहीं होगा, देख लियो। जूही चावला ये इनको तो पैसे मिलते हैं, पैसे के लिए ये ऐड कर देती है। कोई पूछनी हो था कसम का तो कोई नहीं है, जना केक है तो नहीं, तो केस तो होगा नहीं, बाल भी कौन सा, त्वचा भी कौन सा, अस्थि, हड्डी हो जाए ना, हड्डी कम हो जाए, कमजोर हो जाए हड्डी। पहला छोटा जना अपन क्या करता, मम्मी नुहाती, नुहाया के बाद में नेताजी को तेल आतो और वो तेल लगाती बढ़िया, और तेल की मालिश करके पुगाड़ियों कर देती, खाट पर छोड़ देती। अब खेल, अब तावड़ा में 1-1.5 घंटा बढ़िया आराम खेलता कूदता, तो वो तेल अपना आडम रमतो और आपा के होता, अपना हाड मजबूत होता। याद करो, आपा जांटी पर चढ़ता, बोरिया खान झाड़ी पर चढ़ता, डंडा पूरा यही पड़ जाता, ये हाथ मुड़ जाता, आपने क्यों को नहीं तो। और आजकल का टापर के थोड़ा सा झटको लाग जाए, हाथ उतर जाए, आपनो मतलब ही को नहीं हो, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती थी हमारी। उस टाइम पर क्या होती थी, हड्डियां मजबूत होती थी। अपन मास्टर मार तो थोड़ी, अपन तो मास्टर कान पकड़ की बगा तो
जाने कोई डगलियान बगावी बया बगा तो मास्टर पण या थोड़ी ओटा खड़ा हो गया ओटा झटका के ओटा बया का बया। अरे आजकल तो मास्टर बहुत बढ़िया ही, पहला मास्टर को नहीं आता, राक्षस आता। टाइम में को चेंजमेंट है। देखो दोस्तों होता क्या है कि आजकल आदमी लुगाई आपका टापर ने स्कूल में बैठा के आऊं तो भी ने ये साहब बस में बैठाया, बाद में बाय बाय करेंगे, जाने कोई विदेश भेज रहे हैं, कोई नौकरी पर भेज रहे हैं, और एक अफला एक हाथ में तो अफन उठाया रखता और एक में झपट चुप चुप हर स्कूल में छोड़ गया था, और अफा जठे तक रोता, जठे तक स्कूल नहीं आया और स्कूल आता नहीं चुपचाप इतनो काजल गाल देता, काजल काला है रहता। आपने यार प्रॉब्लम ही थेलो समावा नेकर समावा के समाता। आपने तो जिंदगी है वह संघर्षा में चल रही है, बचपन हुई घनखराक तो कोई कान में पर तो बजाय राख तो कोई नाक में बजाएगा, स्कूल में रोल आ जाती कि कह जाए छुट्टी हो, छुट्टी के लिए कान में नाक में पर तो बजा लेता, वो देखो कितना बड़ो खतरो लेता। तो ये है तो विटामिन डी के होगी, आडी कमजोर हुई, आडी तो तावड़म बैठा करो थोड़ो घना, कोई कालो को नहीं हो है। आओ चालाक निमन में से गलत है, निमन में से गलत कौन सा है? दिवस है, और दिवस में से गलत कौन सा है बताओ आप, कौन सा है? ओजोन दिवस 16 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर। बताओ जल्दी सी। तो ओजोन दिवस आपका याद रखना प्रतिवर्ष 26 सितंबर को आता है, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, वेरी गुड प्यारे बच्चों। सशस्त्र सेना झंडा दिवस सर ये 7 दिसंबर को, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। जो क्लास ने शेयर करोगे बिका स्वरूप सी लुगाई आवेगी, और जो को नहीं करोगे ने बिका होगी बिहार ने। अब देख लो, करो जल्दी सी। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कि राष्ट्रपति बनने से पहले उनको क्या दे दिया गया? भारत रत्न दे दिया गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और वीवी गिरी। तो याद रखना दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सह हो जाएगा। राधाकृष्णन को कब दिया गया था? 1954 में। और ये राष्ट्रपति कब बने थे? 1962 के अंदर बने थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। दूसरे अपने क्या थे? राष्ट्रपति थे। एक बात याद रखना दोस्तों, भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले क्या दिया गया? भारत रत्न। एक तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आपके जो सेकंड है वो आपके हैं दोस्तों मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद 2002 से लेकर 7 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, और इनको मिला कब था? तो 1997 के अंदर इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो याद रखना, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जिन्हें भारत का क्या कहते हैं? मिसाइल मैन। एक तो भारत का मिसाइल मैन, और याद रखना एक इनकी पुस्तक बार बार आती है, वो है आपकी विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाएगी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा आपकी लिखी जाएगी। रह जाएगा यार, 2 ऐसे हुए हैं जिनको भारत रत्न भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले मिला है। क्लियर है? चलें आगे। बस लास्ट है, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? बताओ भाई, भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के.एस. थिमैया था, के.एम. करियप्पा, मोनिक्सो, कोई नहीं। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, कोई नहीं। याद रखना कौन थे आपके? के.एम. करियप्पा। भारत के पहले आ जाए फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल आपके कौन थे? तो याद रखना कौन थे आपके? कौन थे? आपके सामने है मोनिक्सो। भारत के पहले क्या थे? फील्ड मार्शल थे। रह जाएगा यार। तो चलो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते क्या कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।